जिन लोगों का भी मस्तिष्क इसके पीछे है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिस तरह के शून्य हैं हमारे यहाँ समाज में, उसमें एक बड़े शून्य की आप लोग भरपाई कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे असल में शुरू में जब नायडू साहब से बात हुई तो मुझे लगा था कि कहीं जो विश्व हमारा प्रेस फ्रीडम डे होता है उसके सिलसिले में बात। देखिए, भोपाल में पत्रकारिता का जो शुरुआत होती है वो 1871 से, और जो अभी जीवित जो अखबार है जो 1836 में हुआ, नदी 1836 में वो साप्ताहिक हुआ, और 1838 में दैनिक अखबार बना, और आज भी वो अखबार निकल रहा है। और भोपाल के बारे में, भोपाल की घटनाओं के बारे में किसी को भी यदि रिसर्च करना होता है तो उसे नदीम पढ़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो बाहर खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो बहुत सारे लोग आते हैं वो नदीम की फाइल है, क्योंकि आरिफ अली साहब ने और आरिफ हसन साहब, उन्होंने पूरी फाइल है वो अपने संग्रहालय में, और अभी भी बाकायदा उसकी पूर्ति हो रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ पहला, जिसे कहना चाहिए जो जुझारू पत्रकारिता है, उसका पहला अनुभव भोपाल को हुआ था 1813 से 1883। एक सदाकत नाम का एक अखबार अब्दुल करीम औज साहब निकाला करते थे, और वो भोपाल के जो नवाबी हुकूमत थी उसकी जो व्यवस्था में जो कमजोरियां, खामियां थी या बदमाशियां थी, उनको लेकर वो काफ़ी मुखरता से लिखा करते थे। तो उनका फिर जिला वतन हो गया। जिला वतन मतलब देश निकाला, और उस समय का जो देश निकाला, ये देश था जितना आज हमारा सीहोर, भोपाल और रायसेन 3 जिले, यही देश था भोपाल। तो लेकिन उसके कारण ना तो उन्होंने उनसे आरजू मिन्नत की और ना ही उन्होंने कोई अपनी परेशानी व्यक्त की। सीधे वो बुधनी के उस पार चले गए। तो बुधनी तक भोपाल था, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया थी, और उन्होंने फिर होशंगाबाद से मौजे नर्मदा करके अखबार निकाला, और शायद दुनिया में पत्रकारिता के ख्याल सबसे छोटी साइज का, पोस्ट कार्ड से भी थोड़ा सा छोटा है, उसकी प्रतियाँ हमारे यहाँ सुरक्षित हैं कुछ। तो वो निकाला, लेकिन तेवर उनका ढीला नहीं पड़ा। तो प्रेस का असली मतलब तो यही होता है। धीरे धीरे चलता रहा। यहाँ वो यूसुफ केसर साहब रोटी कविता के कारण जिनको बहुत मुसीबत झेलना पड़ी थी, वो भी अखबार नवीस थे। लेकिन हिंदी, जब उर्दू का ही चलता रहा यहाँ, लेकिन हिंदी का शुरू हुआ एक आवाज नाम के अखबार से। तो आवाज जो पहला साप्ताहिक हिंदी का निकला, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा चला नहीं, चलता रहा। और एक दूसरा संग्राम यहाँ हुआ, जैसे संग्राम मतलब जन संग्राम, वो हुआ था हमारे जो साकिर अली साहब का अखबार। तो उस अखबार में उन्होंने एक बड़ा भारी एक मुद्दा उठाया था, और मुल्की नहीं भी याद आ जाएगा, वो मुल्की गैर मुल्की, जो मुल्की गैर मुल्की एक आंदोलन। यहाँ के नवाब क्या था, अलीगढ़ से या पंजाब से लोगों को लाते थे, उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रखते थे, और यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए अभिशप्त थे। इसके खिलाफ साकिर साहब ने अपने अखबार में एक मुहिम चलाई, और बहुत बड़ा वो मुल्की गैर मुल्की आंदोलन था। वो भोपालियों के लिए है, कुछ जिसे आजकल हम लोग कह रहे हैं सन्स ऑफ द सॉइल, वो जो कंसेप्ट है वो उसका। उसी में फिर एक और संघर्ष का बड़ा इतिहास हुआ उसी अखबार में। भोपाल में म्यूनिसिपल कमेटी के लिए चुनाव हुए, तो सामंतों ने, इन लोगों ने नवाब के आशीर्वाद से कुछ उम्मीदवार खड़े किए, और अवाम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो अवामी उम्मीदवार जीत गया। तो यहाँ इरफान साहब एक कार्टूनिस्ट थे, इरफान। तो उन्होंने एक कार्टून बनाया, एक बहुत मोटा तगड़ा पहलवान, नीचे चित्र बड़ा है, और एक सीकिया सा आदमी उसकी छाती पे सवार है, और उसमें यह था कि नवाब सामंतों का उम्मीदवार हार गया और अवाम का उम्मीदवार जीत गया। और उसमें कहीं कैप्टन में उन्होंने ऐसे भी लिखा, एम इरफान के पाँव की कलम से। तो वो उस
अखबार के संपादक, उसको छापने वाले, उसके कार्टूनिस्ट जो भी थे, वो सबके सब नवाब ने अंदर कर दिए। मेरे साथ शायद किसी कार्टून को लेकर पहली बार इस तरह की हलचल हुई होगी कि उसका स्टाफ और उन्होंने जिनके घर में वो अखबार मिल गया उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक चला, ये संघर्ष का एक जज्बा था। ये जो इसे कहते हैं हम पत्रकारिता की जो आत्मा है। एक वाशिंगटन पोस्ट के एक ग्राहम साहब हैं, उन्होंने एक जगह एक उक्ति भी कही है कि जिसे छापने से रोका जाए वो खबर है, बाकी सब प्रचार है। ये उन्होंने उसके बड़े सहन किया। बाद में फिर जब यहाँ हिंदी के अखबारों का दौर शुरू होता है तो उससे पहला एक संघर्ष और होता है बड़ा, वो था भोपाल के विलीनीकरण का संघर्ष। तो 1948 में नई राह करके एक अखबार शुरू होता है। भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, हमारे प्रेम श्रीवास्तव, मोहिनी देवी, ये एक बड़ी टीम थी। गोविंद बाबू, मथुरा बाबू, ये बड़ी टीम थी सारे लोगों की। इन्होंने वो नई राह निकाला कि नई राह टोली थी एक पूरी उसकी, और उसको माखनलाल चतुर्वेदी का आशीर्वाद था। और ये उसी का संघर्ष था। उसमें भी ये होता था कि वो छप के बाहर से आता था, कर्मी प्रेस खंडवा से छप के आता था, यहाँ वितरण होता था पूरे भोपाल रियासत में, गांव-गांव उसके नेटवर्क बन गया था। और वो जो विलीन का आंदोलन हुआ था उसके लिए एक बड़ी ताकत वो अखबार था। फिर नहीं रहा है, उसका एक उर्दू एडिशन भी कुछ दिन तक निकला था, लेकिन वो उर्दू वाला ज़्यादा चला नहीं। और उसी का परिणाम था कि 1 जून 1949 को अंततः भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय। आज़ादी के बाद का जो हमारे यहाँ का सिलसिला है वो 1956-57 से शुरू होता है। जैसे 1952 के आसपास यहाँ जो जबलपुर से नवभारत निकलता था, पहले नागपुर वाला, उसी का जबलपुर संस्करण, तो वहाँ से एक बच्चा नवभारत यहाँ क्या है, उसका लोकप्रिय जो नाम था वो बच्चा नवभारत, एक छोटे से टैबलाइट साइज के 2 पन्ने का। उनका बड़ा मशहूर एक मुक्तक है, जो कलम सरी के टूट गए पर झुके नहीं, जो कलम सरी के टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची गई नहीं, वह तो मसाल की तरह उठाई जाती है। वो अच्छे, बहुत अच्छे कवि थे वो। और उस समय जबलपुर से ही उसका काम होता था। बाद में 1987 वास्तव में जुड़े, और माया राम जी, हम लोग बाबूजी कहते थे। तो वो ये संस्करण जो यहाँ का शुरू हुआ, वो उसकी नींव वहाँ से माया राम जी ने डाली। और फिर 1956 में जब ये राजधानी बन गया तो अक्टूबर में विजयादशमी के दिन यहाँ से नवभारत एक पूरी तरह जो फुल फ्लैश अखबार होता है वैसा निकला। माया राम जी उसके संपादक थे। और उसके थोड़े पहले 1953 में यहाँ नव प्रभात ग्वालियर वाला वो शुरू हो गया था। उसमें गौतम शर्मा कभी उसके संपादक रहा करते थे। ये हमारे के एन प्रधान, ये सब उसी से निकले थे। फिर उसके बाद यहाँ दैनिक जागरण आ गया। पहले रीवा का था, रीवा वाला यहाँ आया। ये कानपुर वाला जो जागरण है वो एक अलग था, ये रीवा वाला जागरण यहाँ आया था। और उसमें युगल बिहारी अग्निहोत्री उसके संपादक हुआ करते थे। इसके साथ ही यहाँ अंग्रेजी का अखबार भी आए। तो एक तो पहले एडी मणि साहब के संपादन में नागपुर वाला हितवाद यहाँ से शुरू हुआ, और उसके कुछ ही दिनों के अंतर से मध्य प्रदेश एमपी क्रॉनिकल शुरू हुआ, जिसमें केपी नारायण साहब उसके संपादक हुआ करते थे। और केपी नारायण साहब तो खैर बहुत ही अद्भुत पत्रकार हुआ करते थे। उनकी पत्रकारिता पर जब पाठ्यक्रम शुरू हो रहे थे तो उसकी संपादन कला नाम की जो उनकी किताब है वही पाठ्यक्रम में प्रिस्क्राइब की नारायण साहब की। तो ये सारा हमारे यहाँ चलता रहा है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया है, आगे बढ़ता गया है, वैसे वैसे हम लोगों ने, खासतौर से मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना शुरू किया। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा दोष है वो ये है कि हमने राजनीति पर अपने अखबारों का 70-75% हिस्सा बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये कागज की बर्बादी है, ये स्याही की बर्बादी है, ये लिखने वालों की बर्बादी है, क्योंकि राजनीति जैसे विषय पर इतनी जगह की जरूरत नहीं।
उसके कारण क्या हुआ है कि हम लोगों में दिशा भ्रम हो गया। और पॉलिटिकल लोग तो आप जानते ही हो कि बहुत शातिर दिमाग होते हैं, पत्रकार संपादक बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग होता है उनका। तो हमारा एक मुख्यमंत्री तो ऐसे आए जिसने ये कई लोगों के दिमाग में भर दिया कि सरकार उन्हीं की सलाह से चल रही है। ये भरा गया और उससे अभी भी उभर नहीं पाए हैं लोग। ये जो हम लोगों ने किया, समाज हमसे छूटता गया। हम जब यहाँ शुरू कर रहे थे अखबार तो क्या होता था, हम लोग तो यहीं 45 बंगले में रहते थे और हम थे और ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब मतलब मेरे भविष्य के निर्माता तो मायाराम जी थे, गुरु में ठाकुर गंगा प्रसाद ठाकुर को मानता हूँ, अद्भुत पत्रकार थे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा। तो दिन में कभी एक हफ्ते हम रात में रहें, कभी एक हफ्ते हम दिन में रहें। तो दिन में रहे तो उसके बाद बस बैठे कुछ नहीं कहते। मुझसे मायाराम जी बोले, कहते तुम क्या करते रहते हो? तो उस समय यहाँ रविंद्र भवन में सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुरू हो गई थी, कार्यक्रम होते थे। तो कहने लगे कि तुम वहाँ जाया करो, ये फालतू यहाँ बैठे समय नष्ट मत करो। तो उन्होंने एक मंत्र दिया और मंत्र ये था कि ये सब चीज लोगों को सोचने की, नई पीढ़ी को ये चीजें पकड़ना चाहिए कहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, जो बुजुर्ग लोग आए हों वहाँ कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके पीछे बैठना। हमने कहा ठीक है। कहले फिर ऐसा करना कि कभी उनके मन में बहुत खुश हो जाएंगे वो, तो उसके बाद पूछना कि वो इतने खुश क्यों हुए थे। और कई बार वो झल्लाते रहे, चेहरे भाव आते झल्लाने के, खींचने के, तब भी पूछ रहे ऐसा क्यों किया था। तो हमने पूछा एक दो बात लोगों से, अच्छे बड़े प्रेम से, और कहला तमीज से बात करना उनसे, ठीक है। तो कई बार फिर वो लोग समझाते थे या गलती क्या हुई है या अच्छा क्या लगा है। तो पहले के जमाने में ये जो तरीका था, हम लोग जब मैं यहाँ देशबंधु में आया था अनुवाद में 74 के 6 नवंबर को आया था, और जब यहाँ ये स्थिति हुई कि अब देशबंधु यहाँ से बंद करना है एडिशन, तो फिर मायाराम जी ने मुझे नवात में भिजवा दिया। और उस समय एक बड़ा गजब का काम, मतलब आपस में कैसे रिश्ते होते थे एक अखबार के दूसरे अखबार वालों से या संपादकों के संपादकों से। तो उन्होंने एक सिफारिश की कि भाई ये बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने कहा ऐसा करना कि इसको इंक्रीमेंट देकर वो सीनियर बनाना पड़ेगा। तो मुझे 4 इंक्रीमेंट मिले थे उस समय, तो मैं वहाँ के सीनियर के बराबर पहुँच गया था उसी समय। अब वहाँ ये सब देखते हुए हम लोग जब करते थे, ऐसा सीखते हुए, कई बार हुआ जैसे वहाँ एक तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये मायाराम जी ने उसको 1975 में पुनर्जीवित किया, और यहाँ विदिशा में एक सम्मेलन हुआ उसका दिसंबर के महीने में, और जगजीवन राम जी उसमें मुख्य अतिथि बन के आए थे। हम लोग कवर करने गए और उसमें बुलेटिन होती थी, वो बुलेटिन मैंने शुरू की थी। तो जगजीवन राम जी का भाषण हम लोगों ने सुना वहाँ, लगभग वो 1 घंटे 20 मिनट बोले, 80 मिनट तक लगातार बोले। जगजीवन राम जी हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक, मंत्री के रूप में उनका बहुत अद्भुत रिकॉर्ड है, जिस विभाग में गया उस विभाग मंत्रालय को चमका दिया। लेकिन उस साहित्य सम्मेलन के मंच पर जब वो बोले तो एक शब्द राजनीति पर नहीं बोले, एक शब्द किसी नेता पर नहीं बोले, केवल हिंदी साहित्य पर ही बोलते रहे। और कविता हो, कहानी हो, निबंध जो था, ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए उनके याददाश्त से, कोई लिखित उनका वक्तव्य नहीं था। तो आज तक वो छवि बनी हुई है, अब ऐसे नेता क्यों नहीं होते। हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आज हम जिन्हें देख रहे हैं, क्या हम जितना समय पर खर्च कर रहे हैं, क्या उनकी पात्रता वैसी है? तो हम स्वयं अपने आप को हमने एक मुसीबत में डाल दिया है। ऐसे ऐसे जाल में हम लोग फंस गए हैं कि अब इसे उभर भी नहीं पा रहे। और बहुत एक तरह का फर्जी एक हमारे दिमाग में माया जाल बन गया, हमने खुद बोल दिया है हम ये कर रहे हैं, हम लिख देंगे, जैसे कुछ नहीं होता है। एक जमाने में जबलपुर से भोपाल के बीच एक संवाददाता हुआ करते थे करेली में, शंभू दयाल राय हंस। एक हुआ करते थे इटारसी में, स्टेशन के सामने ही बैठते थे वो थे प्रेम शंकर दुबे, और सीधे भोपाल। 4 पंक्तियां यदि किसी अखबार में छप जाती थी तो हलचल मच जाती थी, कार्रवाई होती थी। अब आप एक पेज भी लिख दीजिए तो जिसके खिलाफ आप लिखते हैं वो और कहेगा भाई आप मुझसे ही पूछ रहे थे, मैं और बता देता आपको।
क्योंकि किसी के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सीरियस ही नहीं लेता है। जो प्रेस की स्वतंत्रता का बात है, आज प्रेस फ्रीडम डे है, हमारा सबसे बड़ा संकट साख और विश्वसनीयता का संकट है। हमको पेड न्यूज ने मारा है, हमको फेक न्यूज ने मारा है। सरकारों का तो है रहता ही है, सरकार और तंत्र ये कभी नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कुछ छपे, उनकी आलोचना हो। वो मूर्खों के स्वर्ग में ही हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। और कितने ही उनके अपने वाले हों, हमारे यहाँ पटवारी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बने, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हें वो अपने कुकड़ेश्वर लेके गए अपने गांव, खुद जीपी ड्राइवर करके बढ़िया उन्होंने खूब स्वागत सत्कार सब किया, और जो जैसा भी उन्होंने अपना वो किया। तो यहीं भोपाल में स्वदेश अखबार में राजन शर्मा जी का एक साइंड आर्टिकल था, और उसका शीर्षक था पटवारी या ठीक नहीं हुआ। तो क्या भड़के थे सब लोग, ये सब होता रहा है। लेकिन कई बार हम लोग भी कई तरह के काम करते हैं। काम एक तो यह है कि केवल इतनी भर सावधानी रहें कि हम पक्ष ना बने, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो राजनीतिक विचारधाराएं हों, चाहे वो कोई संस्थाएं हों, हम किसी के साथ पक्षधर ना बने। हमें यदि अपनी साख और अपनी प्रतिष्ठा दोनों को यदि बरकरार रखना है, तो उसकी सबसे जरूरी शर्त जो होती है वो ये कि हम निरपेक्ष बने रहें। अरे मुर्दा निरपेक्षता नहीं है, हम मुद्दे पर सीमित रहें। हम पहले से ये तय ना करें कि हमें क्या लिखना है, हमें किसके खिलाफ लिखना है, किसी के पक्ष में लिखना है। ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय होना चाहिए वह मुद्दा जिस पर आप लिख रहे हैं, जिसमें आपके पास तर्क और तथ्य दोनों ही भरपूर होना चाहिए। तो फिर आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको किसी को ये देखने की जरूरत नहीं है कि खुश होगा कि नाराज होगा। जैसे जो होना होता रहे, लेकिन वो आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा कोई भी, कितनी बड़ी ताकत। अब इस समय जो बड़ा संकट है, इसमें चाहूंगा कि शशिधर भाई एक बार विस्तार से इन विषयों पर वो करें। हमारे सामने एक संकट तो क्या होता है, हमारी व्यवस्था और सरकारी तंत्र, स्वयं सरकार, इनसे जूझना है। उससे बड़ा संकट जो होता है वो होता है सफेदपोश अपराध होगा। सफेदपोश अपराधी जितना खतरनाक होता है तो सरकार भी नहीं होती उतनी खतरनाक, क्योंकि वो सोचता समझता है जो करना है कर देता है। एक ये बड़ा भारी खतरा है। तीसरा खतरा है बाजार। बाजार हमेशा से समाज का हिस्सा था, समाज का हिस्सा है और समाज का हिस्सा रहेगा। ये हमारी जरूरत है। लेकिन सहायक और सेवक के रूप में बाजार अच्छा लगता है, स्वामी के रूप में बाजार गलत होता है। इस समय हमारे जो मीडिया का एक बड़ा खतरा ये है कि एक तो अधिकांश काम करने वालों को ये पता नहीं है कि उनके चैनल का असली मालिक कौन है। ये बड़ा भारी संकट है। कौन से कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्वामित्व, फिर एक ही उसके पास अखबार की भी चैन है, उसके पास चैनल की भी चैन है, वो रेडियो की भी चैन, वो चैन दे रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये सूचना के तंत्र पर उनका अपना। फिर बाजार तो फिर भी ठीक है, बाजार में बुराई नहीं है, बाजारू हो जाने में बुराई है। पहले हम लोगों के यहाँ, हम लोग तब मध्य प्रदेश के देहातों के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है। बोलचाल की भाषा में कहते हैं कराए दिन। तो पितृपक्ष में कोई उन 15 दिनों में कोई रुमाल भी नया नहीं खरीदता। यदि चड्डी बनियान फट गई है तो उसी से गुजारा करना, 15 दिन बाद जब पितृपक्ष बीत जाएगा तब करेंगे। अब बाजार कैसे साथ में सवार होता है। अब अखबारों में ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को इकट्ठा कर ली जिनका कोई भविष्य नहीं है, वो दूसरा भविष्य बता दे, बड़ा दलदल चल रहा है। और वो करते क्या हैं, वो कहते हैं देखो भाई, आप अपने पुरखों को पानी दे रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो, उनका आह्वान कर रहे हो, तो इस समय आपके जो पुरखे हैं उनकी आत्माएं ऊपर मंडरा रही हैं। यदि आप फ्रिज खरीदोगे, बड़ी गाड़ी खरीदोगे, हीरो का हार खरीदोगे, तो कितनी खुश होगी वो आत्माएं। ये बाजारूपन जो आ गया है, ये हमें चौपट कर रहा है। हमारा बाजार चलाना हमारा काम, बाजार की आलोचना नहीं है। बाजार पर काम करेगा वो हमारा हिस्सा है समाज का। लेकिन बाजार चलाने के जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके कारण ही हमारी बहुत सारा चीजें चौपट होती है।
एक समय था कि हम लोग, मुझे मेरा अपना खुद का अनुभव है कि हमको लगा कि बहुत असभ्य भाषा में या गैर जिम्मेदाराना तरीके से बहुत ही मानहानिकारक कोई विज्ञापन आया है तो हम लोग विज्ञापन रोक देते थे। आज संपादकीय विभाग का इतना अधिकार तो होता ही नहीं कहीं, और हम लोग को पूछ नहीं सकता था कि क्यों रोका है, सवेरे छपा क्यों नहीं। बाद में फिर क्या हुआ? ये जो कई चीजें हैं इस पर मुझे लगता है एक बार विचार होगा। अच्छा, कई बड़े मजेदार किस्से हुए हैं, लेकिन उसमें सहन शक्ति बहुत होती थी। नायडू साहब को याद होगा, अपने दिनकर शुक्ला जी, क्या हुआ, एक गवर्नर महोदय ने बहुत सारे जो नोट थे वो बदलवाए। एक चर्चा चल रही थी कि नोट बदलने वाले हैं, तो एक गवर्नर साहब ने बदलवाए। सवेरे सवेरे स्टेट बैंक की वो चेस्ट वाला होता है जो सुल्तानिया रोड पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अब हो गए। होमी दादी साहब उस समय विधायक थे, तो दादी साहब ने बिना उनका नाम लिए, क्योंकि गवर्नर के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, वो तो राज्य के प्रमुख होते हैं, बिना उनके पूरी चर्चा हो गई। और दादी साहब तो बहुत गजब के पार्लियामेंटियन थे, पूरी चर्चा हो गई, सबने सुन लिया, सबने सुना दिया, तो सरकार की भी इच्छा थी कि हो जाए इस पर। और बाद में फिर मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी जी, तो सेठी जी बात उठ के कहते हैं कि नहीं, अभी अब जो दाई साहब ने बात, इससे संकेत मिलता है कि हमारे यहाँ महामहिम राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, चर्चा हो नहीं सकती। खत्म हो गई बात, जो होना था वो तो हो गया था। ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती रही हैं, लेकिन उस समय ऐसे कोई खतरे उस समय तक नहीं होते थे, सहन शक्ति ज्यादा थी, एक उदारता भी थी। जैसे जैसे समय हमारा बीतता जा रहा है, सारे बोली भी बदल रहे हैं, प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं, लेकिन इस बदलाव में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। लेकिन ये जो ये प्रोफेशन ऐसा है, एक तो इसमें रोज परीक्षा होती है। आप देखें, बहुत ही ब्रिलियंट टीवी पर एक सितारे का उदय हुआ था, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अचानक एक दिन ने खबर चलाई कि वो एक महिला राजनेता ने एक दूसरे नेता से शादी कर ली है, और अब वो आधी रात में विमान से बंगलोर से आ रहे। अब उसमें 3 पक्ष होते हैं। शादी हो तो या तो लड़की से पूछते हुए तुमने, महिला से तुमने शादी की, या उस पुरुष से पूछते तुमने शादी की, या वो पुरोहित, काजी, पादरी जो होता उससे पूछते। 3 में किसी से भी नहीं पूछा, और ये खबर चल गई। अगले 24 घंटे तक माफीनामा चला उसी चैनल पर, और मेरी समझ आज तक उस चैनल की वो जिसे कहते हैं साख लौट नहीं पाई। ये बहुत ही संजीदा, बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही नाजुक प्रोफेशन है। मिशन से प्रोफेशन बनने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोफेशन से हुनर की अपेक्षा पूरी होती है। लेकिन जब इसमें इस तरह की वो हो जाती है, एक गलती आपको चौपट कर देती है। इतनी कठिन परीक्षा और किसी की नहीं होती है। बहरहाल ये जो हमारे मुद्दे हैं, तो कुछ हमने कोशिश की है इससे बात करने की। अच्छा, हमारे यहाँ इस तरह की सीख कमन हमेशा से होती रही है। माखनलाल चतुर्वेदी कहा ही करते थे कि आपकी कीमत लगेगी, बार बार लगेगी, लेकिन जिस समय आपने वो कीमत स्वीकार कर ली, उसके बाद आपकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। एक चेतावनी गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी है कि आपको जो कुछ लिखना है वो लिखें, लेकिन उसका प्रमाण और परिणाम दोनों का विचार करके लिखें। तो ये है पत्रकारिता की सूत्र। कभी इस पर एक बहुत विस्तार से आप कोई संगोष्ठी रखिए, बहुत सारे लोगों को बुलाइए, और उन लोगों को भी बुलाइए जिनके लिए हम पत्रकारिता करते हैं। हम एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। हम उसमें कोई किसानों का प्रतिनिधि आए, कोई वकीलों का प्रतिनिधि आए, मजदूर नेताओं के प्रतिनिधि आए, व्यापारियों के प्रतिनिधि आए, समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ हमको बैठ के इस तरह के यदि डिस्कशन करेंगे तो आपकी संस्था और अच्छा काम कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।